Hi everyone, welcome back to JK SSB online tutorial. This is Varsharani here. इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 के रिवॉल्ट की तरह फिर से कोई रिवॉल्ट। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि पहले जो प्रेसिडेंट हुए थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम था इसका, INC। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वोमेश चंद्र बैनर्जी। वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में बनी थी। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ये थे बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, शी वॉज मिसेस एनी बिसेंट। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी, एनी बिसेंट, सरोजनी नायडू, पंडिता रामाबाई, इस तरह से ऑप्शन होंगे। तो आपको एनी बिसेंट ही मार्क करके आना है। अच्छा जी, तो बन के कांग्रेस, अंग्रेजों ने सोचा कि अब दोबारा कोई रिवोल्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम अपने जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे इंडिया के, जिन अंग्रेजी आती होगी, हम उनको बना लेंगे। तो लोग उनको जब वोट देंगे तो लोग उनसे बात कर लेंगे, तो हमें लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, कॉमन लोगों को। तो ये जो लोग होंगे, जो हमारे जो मेंबर्स होंगे, तो ये हमारी ही बात मानेंगे। तो इसलिए इस इरादे से बनाई थी, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे मामला। बंगाल को देखो 1905 में ना बिल्कुल डिवाइड कर लिया गया दो में। अगर मैं इसे बंगाल मानूं, एक हिस्सा इसका ईस्ट में चला गया, ईस्ट में, और इस तरफ जो वेस्ट साइड में आया ये है बंगाली स्पीकिंग लोगों का, और ये वाला था असमी के। तो असम और बंगाल ने अलग अलग बना दिया। तो असमी स्पीकिंग पीपल थे ये वाले। और अंग्रेजों ने इसका जो ये दिया हमें तर्क कि हमने क्यों इसको डिवाइड किया है, वो ये था कि यहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमें आसानी होती है, अलग अलग यूनिट बना के हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि अगर बंगाल यूनाइटेड है तो इट इज़ पावर, डिवाइडेड है तो दिस इज नो पावर। तो क्योंकि बंगाल के लीडर्स इकट्ठे होकर यहाँ पे गैदरिंग करते थे, मीटिंग्स करते थे, और इन अंग्रेजों के खिलाफ मतलब सोचते थे कि कैसे हम इनको ओवरथ्रो करें यहाँ से। उन्हें पसंद नहीं आते थे अंग्रेजों के जो रूल्स होते थे, इतने ज़्यादा टैक्सेस, इतना बंगाल इतना फर्टाइल लैंड होने के बावजूद यहाँ के जो किसान थे वो गरीब बहुत थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसलिए बंगाल के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे। तो डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन आ जाता है। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी यहाँ पे कि स्वदेशी एंड बाइकॉट ये क्यों शुरू की? ताकि अंग्रेजों का जो प्रोडक्ट है उसे हम बाइकॉट कर दें, और स्वदेशी जो यहाँ के जो हमारे अपने जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो हमारे अपने जो लोग हैं, जो कपड़े जो बनाते हैं या जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं, हम वही यूज़ करें। अंग्रेज़ों का मशीनों का लाया हुआ प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो मूवमेंट थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। अंग्रेज़ों को इससे बहुत ज़्यादा झटका लगा, उनकी इकोनॉमी पे बहुत लॉस हुआ इसकी वजह से। और लेकिन इसी बीच में ना एक अच्छी खबर अंग्रेज़ों को मिली, खुशखबरी, और हमारे लिए इतनी खुशखबरी नहीं है ये, वो है कांग्रेस का स्प्लिट होना। कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 1907 में। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में ना क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। 1907 सूरत सेशन थी। रास बिहारी बोस इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम में। सूरत सेशन 1907, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, दो गुट बन गए इसमें। एक था मॉडरेट्स का और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट का। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में फ़र्क क्या था? बस इनके मकसद दोनों का एक ही था कि इंडियंस को रूल मिलना चाहिए।
लेकिन इनका जो मतलब मेथड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट था। तो एक्सट्रीमिस्ट बाइकॉट, कंप्लीट बाइकॉट पे और इनकी कोई भी बात ना मानने में विश्वास रखते थे और स्वदेशी को प्रमोट करने में विश्वास रखते थे। तो ये था मतलब एक्सट्रीमिस्ट का अपना तरीका। पर मॉडरेट्स का ऐसा तरीका नहीं था। मॉडरेट्स उस सिस्टम में रह के सोचते थे कि हम लोग जब इलेक्टेड होंगे तो हमें पावर होगी और हम खुद वो करेंगे और अंग्रेज़ों को थोड़ी मिन्नतें करेंगे। इनको जब पार्लियामेंट में कोई भी मतलब डिस्कशन होगा तो वहाँ पे अपने मुद्दे रखेंगे और कुछ रिट्स करेंगे, हड़ताल करेंगे। कुछ इनके अलग तरीका था इनका। मॉडरेट्स का बस तरीका डिफरेंट था। तो मॉडरेट्स को जो लीड कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्णा गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्णा गोखले लीड कर रहे थे मॉडरेट्स को, जिसमें और भी लीडर्स आते हैं ऑब्वियसली। एंड एक्सट्रीमिस्ट को जो लीड कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये लोग थे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक पंजाब से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। ठीक है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई मराठा, है ना। तो अलग अलग डाली के अलग अलग फूल थे ये। तो ये लोग स्वदेशी और बाइकॉट को सपोर्ट करते थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। अंग्रेज़ों को इनसे बहुत सरदर्द थी। लेकिन जब 1907 में सूरत सेशन हुई तो स्प्लिट हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद अंग्रेज़ों ने चुन चुन के जो एक्सट्रीमिस्ट थे चुन चुन के जेल में डालना शुरू किया, इनको यातनाएं देना शुरू किया। इनको तो जिसके ऊपर कोई केस नहीं भी था उनको भी ये जेल में डाल रहे थे। काला पानी आपको पता है ना, वो अंडमान वाला जेल, कोई पता नहीं वहाँ पे क्या होता है इनके साथ क्या नहीं, वहाँ पहुँचा देते थे उठा के लोगों को। तो इनको स्कैटर कर दिया जाता था। अब अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अभी भी बात ना एक्सट्रीमिस्ट ने करी है ना मॉडरेट ने करी है। एक बात आप याद रखना कि एक्सट्रीमिस्ट भी जो है वो कहते हैं कि हमें सेल्फ रूल करना है, बेशक क्राउन के अंडर ही हो, अंग्रेज वहाँ बैठे हों इंग्लैंड में और हम इंडिया में, और इंडिया में जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब इंडियन ही संभालें कि इंडियन ही लोग होंगे उसके अंदर। इसको बोलते हैं सेल्फ रूल। और मॉडरेट्स का ये मानना नहीं था। मॉडरेट्स को लगता था कि अभी इंडियंस लायक नहीं हैं शायद कि पूरा खुद को संभाल पाएं, तो इसलिए अंग्रेज़ों की मेहरबानी होगी अगर वही रहेंगे यहाँ पे, तो हम उनके साथ ही यहाँ पे काम करेंगे। तो ये दो सोचों में डिफरेंस था। अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं आई। 1906 में बेशक स्वराज का बात आ गई थी। स्वराज 1906 में जो वर्ड है ना, ये स्वराज वर्ड जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। सेल्फ रूल के लिए स्वराज वर्ड यूज़ किया गया था। तो लेकिन 1907 में इनकी आपस में नहीं बनी क्योंकि इनके जो वर्क के तरीके थे वो अलग अलग थे। तो एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर दिया गया और वो बेचारे बाद में स्प्लिट हो गए। ये तो मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन थी वो आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन 1906 में हुई थी और नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के थे इनको फाउंडर माना जाता है इसका। नवाब सलीमुल्लाह आगा खान की मतलब रहनुमाई में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। किस लिए होती है? ताकि मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं इनकी बात रखी जा सके। तो अब ये जो फाउंडेशन थी ये कैसी थी? लॉयलिस्ट। अब मैं इसके मतलब भी आपको बता दूंगी थोड़ी देर के बाद। कम्युनल। अब कम्युनल का ये मतलब नहीं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवा रहे हैं। कम्युनल का मतलब कि अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। कंजर्वेटिव मतलब अपने कल्चर को लेकर बहुत मतलब डर था कि कहीं हमारा कल्चर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि माइनॉरिटी वालों को होता है ये डर। तो कंजर्वेटिव थे और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आपने सर सैयद अहमद खान का नाम देखा होगा, सुना होगा। वो मतलब एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर देते थे वो कि मतलब मुस्लिम लोग जो हैं उनको भी पढ़ाई करनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उनकी स्थापना करी थी उन्होंने, और मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के बारे में स्पेशली उन्होंने बहुत बोला था। और देश के बारे में उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है।
तो क्योंकि देश वेश का कॉन्सेप्ट था नहीं उनके पास खास, उनको ये था कि बस मेरी कम्युनिटी, मेरा फ़िरका, मेरा ये, मेरा वो, कौम 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 कौम, यही बोलते बोलते वो चल बसे। तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी ये नहीं थी कि बस मैं किसी एक फ़िरके को या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही, वो पूरे देश के लिए कर रही थी। तो आप खुद सोचो कि अगर पूरा देश खुशहाल है तो ऑब्वियसली अगर उसमें मुस्लिम है या सिख हैं या हिंदू हैं तो सभी खुशहाल रहेंगे ना, अगर पूरा देश खुशहाल है तो। और अगर पूरा देश दंगों में है तो उसके चपेट में तो हर कोई आएगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जितना मर्जी सेफ फील करता हो। देश में दंगे हो रहे हैं तो हर कोई, हर किसी के फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उसकी चपेट में ज़रूर आएगा। तो खुशहाली जो ऑन दी होल देश की होती है वही हमारी भी होती है। अगर देश पूरा समृद्ध है तो हम भी समृद्ध हैं। तो यही एक फंडा होता है, और ये फंडा जो है उस टाइम में सर सैयद अहमद ख़ान को शायद से समझ में नहीं आया था, इसलिए वो इतने ज़्यादा अपने ही कम्युनिटी, अपने ही कौम के बारे में सिर्फ यही बोलते रहते थे। तो ठीक है, रिफॉर्म तो किया जैसे भी किया। तो फिर बात करते हैं, जैसे मुस्लिम लीग जो बनी थी वो मुस्लिम के राइट्स को चैम्पियन करने के लिए, उनकी बात सभा में सुनी जा सके, इसलिए भी ये लीग बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पावर बढ़ रही थी उसको उस बढ़ते हुए वर्चस्व को काउंटर करने के लिए भी ये बनी थी, एक किस्म का आप कह सकते हो। और आपको एक और फीचर यहाँ का मिलेगा क्या, जैसे आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने क्या किया था, बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बिल्कुल उल्टा किया, इन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन को, क्योंकि एक तरफ ये मेजोरिटी में मतलब आ रहे थे जहाँ, तो इनको खुशी थी कि हम मेजोरिटी में आए, तो इसलिए इन्होंने सपोर्ट भी किया। तो तभी तो लॉयलिस्ट बोला ना, लॉयलिस्ट किस लिए बोला कि अंग्रेज़ों के लॉयलिस्ट थे। तो सपोर्ट किया पार्टीशन को, स्वदेशी और बाइकआउट को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अपोज किया उल्टा। और इनका ये मानना था कि जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेज़, हम उनको अंग्रेज़ बोल रहे हैं ना, हाँ, तो लेकिन ये उनके लिए ईसाई बोलते थे, क्रिश्चियन। तो सर सैयद अहमद ख़ान खुद अपनी ज़ुबान से जब लोगों को बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंग, और वो अपने लोगों को भी, अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी ये बताते थे कि ये जो क्रिश्चियन हैं ये अहले किताब हैं और ये इनके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। तो ये हमारे देश में अगर सरकार हुकूमत रखते हैं तो अच्छा है हमारे लिए, अगर ये चले जाएंगे तो फिर काफिर आ जाएंगे हुकूमत में, तो काफिरों की हम सरकारियाँ बनने नहीं देंगे, उनके साथ में हम नहीं रहेंगे। अंग्रेज़ यहाँ पे होने चाहिए, ईसाई यहाँ होने चाहिए, क्योंकि वो अहले किताब हैं। एक ये एस्पेक्ट भी है यहाँ पूरी कहानी का। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग थी ये भी नेशनलिस्ट हो गए, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध करना चालू कर दिया आगे आगे। बेशक इनको थोड़ा बहुत अंग्रेज़ लॉलीपॉप फेंकते रहते थे, बट स्टिल उन्होंने मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट किया आगे चल के। अभी शुरुआत में नहीं है कोई भी सपोर्ट। और जो आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया है, इनको डिवाइड किया, इनको बांटा, ऐसा भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बहुत ज़्यादा थी नहीं, पहले भी नहीं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोरले मिंटो ये नाम थे उनके, वाइसरायज के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। तो 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसमें मिल जाता है मुस्लिम लीग को वो लॉलीपॉप जिसकी मैं बात कर रही थी, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई इसके अंदर कि दिया जाएगा। अभी दिया नहीं गया था, बस बात हुई कि इसके अंदर हम देंगे इनको। और इस काउंसिल एक्ट का एक और मतलब मकसद था इसका कि जो मॉडरेट्स हैं कांग्रेस के अंदर, जो मॉडरेट्स थे वो, और जो मुस्लिम लीग है इनको अंग्रेज़ों की साइड कर दिया जाए। ये अंग्रेज़ों के बन जाएंगे साइड में, और फिर बचेगा कौन? अकेला एक्सट्रीमिस्ट, जो कि रियल नेशनलिस्ट अगर कोई देखे, अगर आज की नज़र से भी और तब की भी, तो वो एक्सट्रीमिस्ट ही थे, जो ये चाहते थे कि हमें सेल्फ रूल चाहिए यहाँ के लिए। अभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि हथियार वगैरह उठा लिए थे उसी टाइम पे, उसके बाद जब उनके ऊपर जब वो गायब करने की कोशिश की जाने लगी, तो तब आगे चल के हमने देखी वो चीज़ें भी। तो अभी तो इस एक्ट का ये कुछ मतलब एम था अंग्रेज़ों का कि हम ऐसा कर लेंगे। और
मुस्लिम लीग और मॉडरेट्स क्लोज भी आए, और भी अटेम्प्ट किए गए आगे चल के इंडियन लीडर्स के थ्रू भी. नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, इंडियंस ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज, सो दैट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो स्थापित की जा सके और हिंदू मुस्लिम मिल के लड़े अंग्रेजों के खिलाफ. ऐसे नहीं कि वो बोले मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सिर्फ मेरी कौम. ऐसा ना हो, सब लोग देश के लिए लड़े, और ऐसा आगे चल के हुआ भी. पर ज़्यादा देर तक ऑब्वियसली हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी टिकी नहीं. तभी 1947 में जाके वो जो आपने देखा नरसंहार हुआ. तो उससे पहले कितने संहार हुए मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ आपको. तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी, और शर्म आ जाएगी कि हम लोगों के जो पूर्वज थे किस तरह के कांड किए हैं. इसलिए वो सारे मैं नहीं गिनवाऊंगी आपको, टेंशन मत लो. 1912 में जो प्रोसेशन चल रहा था दिल्ली में, किंग, क्वीन और लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया, बॉम्ब फेंका गया. उनके जो क्वीन उनकी जो बीवी होती है उनको इंजरी होती है, और उनके जो उनका रथ चला रहा था जो उसको भी इंजरी आती है ठीक ठाक, और लॉर्ड हार्डिंज को भी इंजरी आती है. तो बहुत बड़ा अटैक था ये उनके ऊपर, क्योंकि किंग और क्वीन थे, मतलब सिक्योरिटी का इशू था. उनके ऊपर तो नहीं चलाया गया कोई बॉम्ब, लेकिन सिक्योरिटी का इशू था. तो अंग्रेजों को बहुत मतलब ज़बरदस्त मजबूरी थी कि अब ये केस जल्दी जल्दी सॉल्व करना है. तो पता करने की कोशिश की गई किसने बॉम्ब फेंका. तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़े गए. लाला हनुमंत सहाय, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली इनको, और बहुत सारे और थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया, फांसी सुनाई गई थी इस केस में लोगों को. और 4 लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई थी. तो रास बिहारी बोस का मैंने यहाँ पे नाम लिया है. ये क्यों लिया है? क्योंकि ये इसको लीड कर रहे थे, इस कॉन्स्पिरेसी. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इसको, या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं. हिंदू कॉन्स्पिरेसी भी बोल लेते कई बार. तो ये थी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस. और रास बिहारी बोस जो थे ये जापान चले गए थे यहाँ से. उन्होंने वहाँ पे जाके इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जो आगे चल के इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी, जिसका नाम उन्होंने फिर आज़ाद हिंद गदर पार्टी बनाई गई थी. जो हमारे जो पंजाबीज थे ना, वो कनाडा और यूएस में जो रहते थे, उन्होंने वहाँ पे बनाई थी. तो हेडक्वार्टर्स थे इसके सैन फ्रांसिस्को में. तो लाला हरदयाल, इसके जो खास नाम है मैं वो बोल रही हूँ. तारकनाथ दास थे. सोहन सिंह बखना, ये जो थे खास लीडर्स थे इस पार्टी के. और भी बहुत मतलब प्रोमिनेंट नाम है. जितने भी लोगों के नाम है वो सारे ही खास हैं वैसे तो गदर पार्टी के. तो इन्होंने एक वीकली स्टार्ट की थी एक, जिसका नाम गदर रखा था इन्होंने. गदर का मतलब ही होता है रेबिलियन, है ना. तो गदर करके वीकली एक पेपर आता था, मतलब मैगजीन कह सकते हो. और भी अंग्रेज राज का दुश्मन, इस तरह के जो न्यूज़पेपर आए थे, जिन्होंने लोगों को, उनके अंदर नेशनलिज्म को जगाया बहुत ज़्यादातर इनको. और वहाँ पे जितने भी इंडियन थे उनको यूनाइट करने में भी इसका साथ दिया. तो जो भी इंडियंस फॉरेन में रहते थे उनका वो यूनाइट हो गए, और ये जो पेपर पढ़ के उनके अंदर भी मातृभूमि के लिए जो प्रेम था वो जागने लग गया एकदम से. तो हेडक्वार्टर्स थे इसके सैन फ्रांसिस्को में. लेकिन अब एक दिक्कत थी कि ये जो यूएस था, ये और जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन इन्होंने राज किया था इंडिया पे, और यूएस, इनकी कोई आपस में बहुत दुश्मनी नहीं थी उस टाइम पे. तो अगर एक किस्म का कह दो कि एलाइज ही थे. आगे चल के तो बिल्कुल ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यूके की जो जंग चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें यूएस ने बॉम्ब तक गिरा दिए थे यूके के दुश्मन जापान के ऊपर. तो इनकी मतलब अच्छी बनती थी. तो हमारे लोगों का यूएस में रहना और अंग्रेजों की नज़र से बचना थोड़ा सा मुश्किल था. लेकिन फिर भी से बहुत ज़बरदस्त रिवोल्यूशन शुरू हुआ. उसका आप रिजल्ट आगे भी देखोगे आने वाले टाइम में. तो फिर यहाँ पे आप एक चीज़ देखते हो, होम रूल मूवमेंट 1916 में
शुरू होती है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस शुरू करते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग, मतलब बाल गंगाधर तिलक का जैसे मराठा रीजन हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी छोड़ के आसपास का, और बाकी का रीजन एनी बेसेंट ने संभाला था। तो होम रूल इसका मेन जो एम था वो था सेल्फ रूल। बेशक अंग्रेजों के तले ही था, मतलब अंग्रेजों की छत्र छाया में ही, लेकिन कंप्लीटली इंडिया वाले ही रूल करेंगे, इंडिया के ही सारे मेंबर्स होंगे। बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने एक कोटेशन इनकी स्वराज यानी सेल्फ रूल, इसके बारे में ये क्या कहते थे इसके बारे में, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये इन्होंने कहा था। तो क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग में कुछ नए लीडर्स आए तो उनको लगा कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ज़रूरी है। अगर हमें देश में सच में हमें फ्रीडम अचीव करनी है, या यूं कहो कि अगर हमें इंडियंस के लिए राइट्स जो है हमें हासिल करने हैं अंग्रेज़ों से, तो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल के काम करना होगा, और तमाम लोगों का ताकि जो हित हो वो हम देख सकें। यानी कि मेरी कम्युनिटी, हमें पूरे देश को साथ में लेके चलना होगा, और हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस नीड को समझा, और इसी एम से कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये ब्रिज बन चुका है, मतलब ये जो गैप बन चुकी है, इसको थोड़ा सा भर दिया जाए। तो इसके लिए फिर लखनऊ पैक्ट हुआ। इसकी आपने बस एक खास चीज़ देखनी है कि जो मुस्लिम लीग है वो और जो कांग्रेस है वो ज्वाइन हो जाते हैं। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस हाथ जुड़ा लेते हैं कि अंग्रेजों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि हमारी ये मांगे पूरी करो। ये दोनों जब मिलके प्रेशर डालेंगे तो ऑब्वियसली बस ज़्यादा बड़ा प्रेशर होगा, तो अंग्रेजों के लिए और सरदर्दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम तो कांग्रेस के अपोज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में पार्टीशन के टाइम पे भी यही हुआ, हर चीज़ में यही हुआ। तो लेकिन अब वो भी पलट गए इनसे, और वो भी नेशनलिस्ट हो गए, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है। सरोजनी नायडू ने कहा था, किन के लिए कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के आर्किटेक्ट है इंडिया के अंदर। यही वो नए लीडर्स थे जिनके आने से लखनऊ पैक्ट हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मीटिंग्स करती थी। अगस्त डिक्लेरेशन जो ये थी, अगस्त के महीने में हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड से पास हुआ था, इसलिए अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इसका ये काम था कि जितनी भी ब्रांचेज है एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सब में इंडियंस की जो इंडियन की जो भागीदारी है वो ज़्यादा हो, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकें हम इंडिया के अंदर। यही हमारे ब्रिटिश एम्पायर का एक एम है, इंडिया के अंदर हम अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके। ये अंग्रेजों ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में पास किया था वहाँ पे अगस्त में, इसलिए अगस्त डिक्लेरेशन बोला। इसी के बेस पे आगे चल के कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म, या उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साथ में एक और चीज़ आई, रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट क्या था? इसके अकॉर्डिंग इंडियन को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी सबूत के, बिना किसी कुछ नहीं है आपके पास, तब भी आप बहुत सारे दिनों तक किसी को भी डिटेन कर सकते थे, किसी को भी अरेस्ट करके बहुत सारे दिनों तक उसको जेल में रख सकते थे। ये था रोलेट एक्ट। मतलब कोई इंसान हबीस कॉर्पस की रिट भी लगा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, यूजुअली जब भी कोई अरेस्ट होता है, या तो अरेस्ट वारंट की दिखाना पड़ता है तब अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर जब अरेस्ट कर लिया उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस इंसान को लाना होता है, और ये साबित अगर हो जाए कि वो गिल्टी है, थोड़ा सा भी शक आए तो उसको रिमांड के लिए भेज देंगे फिर से, नहीं तो उसको फ्री करना पड़ता है। तो हेबिस कॉर्पस आजकल आपको आर्टिकल 32 में मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली जितने भी रिट हैं वो वहीं पे हैं। अच्छा, तो रोलेट एक्ट जैसे आया तो हल्ला मच गया।
तो अब इंडियन जो लोग थे उनको भी ऐसे ही उठाया जा रहा था हर जगह से, बिना किसी सबूत के। तो सत्यापाल, याद रखना, सत्यापाल, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे पंजाब से, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वाइड स्प्रेड वहाँ पे। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे 2-4 लोग, हम उन पे गोलियां चला सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो सेडिशन के चार्जेस लगा देंगे उनके ऊपर और छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो इस चक्कर में क्या हुआ, अब आपको पता है कि मतलब बैसाखी होती है अप्रैल 13 को, और हमारी जो खालसा की जो शुरुआत होती है वो भी इसी दिन होती है, तो एनिवर्सरी होती है गुरुओं की। तो जलियांवाला बाग में लोग, वहाँ पे लेडीज थे, बच्चे थे, तो एक मेला लगा हुआ था वहाँ पे जलियांवाला बाग में। तो क्योंकि वहाँ पे भी अब लोग इकट्ठे हो गए, तो अंग्रेज़ों को सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं और लोगों को भड़का रहे। बस उन्होंने क्या किया, लोगों को पहले कोई सूचना नहीं दी, ना ही उनको कोई मतलब वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं दिया, वार्निंग कोई चेतावनी नहीं दी, और सीधे उन पे हमला करे, गेट बंद करे और गोलियां चलाई उनके ऊपर। और गोलियां 15 मिनट तक चलती रही, जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती चलती रही, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, हज़ारों की तादाद में। और कुछ लोगों ने कूद के कुएं में अपनी जान दे दी कि हम गोली से नहीं मरना चाहते, कुएं में कूद के मर गए। तो हंटर कमीशन बाद में इसकी जांच के लिए बैठा भी था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट इतना बड़ा जो मैसेकर था ये पंजाब में हुआ था। तो अब खुद बेसिकली ये भी 1920 के आसपास के टाइम की बात है, खिलाफत मूवमेंट। तो हुआ क्या था, खिलाफत के लिए ना एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए पहले। खिलाफत का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस वहाँ खिलाफत होगी तो यहाँ इंडिया को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही वहाँ अगर खिलाफत नहीं है तो इंडिया को कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस सेंटीमेंट, तो वो हर जगह होते हैं। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई 1914 से लेके 1918 तक, इसमें एक तरफ था ग्रेट ब्रिटेन, इसके साथ फ्रांस और रशिया भी थे, और दूसरी तरफ जो लड़ रहे थे वो थे जर्मनी। आपको पता है अभी हिटलर नहीं थे वहाँ पे, हिटलर दूसरी वाली जंग के टाइम में आए। तो ग्रेट ब्रिटेन एक तरफ और दूसरी तरफ जर्मनी, जर्मनी के साथ वह टर्की थे और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। कौन था? टर्की, याद रखना। अब ये जो टर्की है ना, अब जंग का जब परिणाम आया, जंग जब खत्म हो गई, तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये जीत जाते हैं, तो जर्मनी हार जाती है। तो जर्मनी के जो अलाइज होते हैं, टर्की जो और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी हारते हैं साथ में, क्योंकि जो साथ में थे वो सारे हारे। जब ये हार गए, जर्मनी को भी बहुत ही शर्मनाक ट्रीटीज पे साइन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। और वैसा टर्की के साथ भी हुआ 1920 में। ट्रीटी ऑफ सवरस उन्हें साइन करनी पड़ जाती है टर्की को। ये भी ह्यूमिलेटिंग थी, काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी टर्की के लिए। और टर्की में कैलिफेट थी, इससे पहले खिलाफत थी, यहाँ पे इस्लामिक शासन था। ठीक है, अली ब्रदर्स, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि वहाँ पे वापस सुल्तान को लाओ उधर। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने कॉमरेड करके एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, वीकली पेपर कॉमरेड, टर्की वालों के साथ अपना एक भाईचारा दिखाने के लिए। एंड उर्दू में एक और हमदर्द निकाली थी इन्होंने एक। खैर ये न्यूज़पेपर के इतने ज़्यादा नाम तो आपको नहीं पूछे जाएंगे। और शौकत अली एक और इंसान थे, शौकत अली, इनके मतलब रोल था इसके अंदर, जो इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट आई। तो ये अंग्रेज़ों के ही खिलाफ थी बेसिकली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पे सुल्तान को हटा दिया था और टर्की को बहुत सारी ट्रीटीज़ पे साइन करना पड़ गया था। तो वो समझ में आता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश था हिंदुस्तानी मुस्लिम समुदाय के अंदर भी। ये थी खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये अलग है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानने से पहले
थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो गांधी के सत्याग्रह थे इससे पहले वाले, उनके बारे में देख लेते हैं पहले। तो जब गांधी नए नए इंडिया आए थे 1915 में, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, साबरमती गुजरात में रहने लगे। तो चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में 1917 में। बिहार में चंपारण में क्या था, इंडिगो उगानी पड़ती थी लोगों को। 3 कंठिया जो नीति बनाई थी अंग्रेजों ने, 3 कंठिया रूल, कि हर 3/20 पार्ट में लैंड के हमें वो इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो इंडिगो उगाने से लैंड जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और उधर से पैसे भी कुछ नहीं मिलते, मुआवजा भी कुछ नहीं मिलता, तो नुकसान उससे ज़्यादा था। तो चंपारण सत्याग्रह किया और ये जीत गए। बहुत सारे लोगों ने, किसानों ने महात्मा गांधी का यहाँ पे साथ दिया, और महात्मा गांधी के साथ और भी लीडर्स थे, सिर्फ एक गांधी नहीं थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे उनके साथ, बड़े बड़े लीडर्स थे। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में क्या हुआ था, एक प्लेग हो गई थी 1919 में, तो लोग बीमार हो गए थे, मरने शुरू हो गए थे, तो मिल में आना बंद कर दिया था। तो इसलिए मिल के मालिक ने कहा कि मैं आपको 75% एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा, काम करोगे। तो लोग फिर एक्स्ट्रा बोनस के चक्कर में फिर से आने लगे काम पे। लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हम वो बोनस आपसे वापस ले लेंगे, हम नहीं देंगे। तो इसके लिए इन वर्कर्स के साथ देने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कर ली और फिर ऑनर्स को उनको पैसे देने पड़े, मतलब वापस नहीं लिया। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा हेवी रेन होने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी गुजरात में एक जगह में। तो फिर भी अंग्रेज बोले थे कि हमें टैक्स दो, हमें ये दो, हमें वो दो, लेकिन किसानों के पास तो कुछ बचा नहीं है, वो कहाँ से टैक्स देंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक और सत्याग्रह हुआ, ये भी गांधी जी ने किया। ये इसके बाद का सबसे जो बड़ा सत्याग्रह हुआ है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है 1920 में, जो शुरू किया था गांधी जी ने कि गवर्नमेंट के साथ अब कॉपरेट ही नहीं करो, ये जो भी लाएंगे मानो ही मत। था कलकत्ता सेशन 1920, प्रिसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। उसके उनके टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोर मिला और ये गांधी जी ने शुरू किया था बेसिकली। तो गांधी ने ये भी कहा था कि अगर ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कामयाब हो जाता है तो हमें उसके बाद 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। अगर आप जाओ तो यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाती है कि लोग भी उनकी कोई रूल, कोई बात नहीं मानेंगे। स्वदेशी और बाइकआउट भी करेंगे इनकी चीज़ों को। और नॉन कोऑपरेशन मतलब कोई कोऑपरेशन नहीं उनके लॉज के साथ, उनके किसी भी चीज़ के साथ। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। पर फिर क्या हुआ कि याद रखना 1922 में 5 फरवरी को एक इंसिडेंट हो जाता है चौरा चौरी में, चौरी चौरा इंसिडेंट। यहाँ पे क्या था, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, रूल मानने नहीं थे उनके, नॉन कोऑपरेशन चल रही थी, तो पूरे देश में जितने भी लोग थे वो अंग्रेजों के बहुत खिलाफ हो गए थे। मास जन जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका था, उनके अगेंस्ट हो चुका था, उनके मन में आक्रोश था उनके लिए। तो अब अंग्रेज कुछ भी ऐसा कुछ हरकत कर देंगे तो मारे जाएंगे। तो ऐसा हुआ चौरी चौरा में, जो एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे अंग्रेज थे, अंदर अधिकारी थे उनके, लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और वहाँ पे जाने चली गई उनकी। तो गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अभी मेरे जो मासेस हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि किस तरह से हमें अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना, हमें किस तरह सत्याग्रह करने होते हैं, मेरे लोग अब इसके लिए तैयार ही नहीं है। मैंने शायद बहुत जल्दी इनको इस बोल दिया आने के लिए, अभी सही टाइम नहीं था आज़ादी के लिए, तो इसलिए उन्होंने इसको उसी वक्त ड्रॉप कर दिया, इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी स्वदेशी और ये जो बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको उसी वक्त उन्होंने बंद कर दिया। उनको मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे वायलेंस हुई। ठीक है, तो कुछ एक थॉट ये भी है कि गांधी लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर होना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी पॉपुलर हो जाएं ताकि गांधी जी लोगों को बाद में नॉन वायलेंस सिखा सकें और ताकि इंडियन उनके ऊपर हमले ना करें, जैसे 1857 में हुआ था। लोग क्योंकि बहुत बहादुर थे, वो हमले भी करने से डरते थे, जान देने और लेने से कोई डरता नहीं था यहाँ पे। तो वो चाहते थे कि इंडियंस को कोई पाठ पढ़ाए अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, ताकि हम बिल्कुल भेड़ बकरियों के ऊपर राज कर सकें। तो इसलिए उन्होंने गांधी को बहुत पॉपुलर बनाया, 1-2 सत्याग्रह करवाए, कामयाब भी करवाए। और उसके बाद जब ये मूवमेंट आई, लोग बहुत खुश हुए कि नेशनलिस्ट है। और उसके बाद जैसे ही मूवमेंट ने अपना रंग बदला, रंग पकड़ा अच्छे से, कामयाब होने ही वाले थे कि उन्होंने बीच में छोड़ दी। ऐसा पहले भी और भी सत्याग्रह ऐसे हैं जिनमें गांधी जी ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है, कंटिन्यू लास्ट एंड तक पहुंचाया नहीं है।
तो लोग एक थॉट ये भी कहता है, लेकिन दूसरा थॉट ये है कि गांधी जी वाकई में नॉन वायलेंस के खिलाफ थे। उनको दुख लगता था कि उनको बहुत दुख होता था कि कोई भी इंसान की जान जाए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो। ये बहुत दया भाव था उनके मन में। तो एक थॉट ये कहता है, और मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगी, मतलब कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आना है वो यही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई थी, कौन से इंसिडेंट के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो इसीलिए फिर हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंपेरेटिव स्टडीज़ कर रहे हैं और पॉलिटिकल थॉट देखते हैं इंडिया का, तो आपको बेसिकली पूरा डिटेल में आपको उन लोगों के थॉट जो होते हैं देखने होते हैं कि वो क्या थे, और अगर उनका थॉट ये तो उनको एक्शन कैसा है, तो एक्शन भी देखना होता है कि एक्शन उसके साथ मैच भी करता है कि कुछ फेक है। तो ये चीज़ तब आप पढ़ते हो जब आप डीपली पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल थॉट को स्टडी करते हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ज़रूर जाएं और पढ़ें इनके बारे में। और जो बहुत करेजियस और बोल्ड लीडर्स हैं इंडिया के, मैं समझती हूँ कि उन लोगों को हमें ज़्यादा अपना आइकन मानना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा जो पैसिव होते हैं उनके। बट फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है, यहाँ पे कोई भी किसी को भी अपना फेवरेट बना सकता है। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये हट जाती है ये जो मूवमेंट होती है। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इसके आगे के जो गतिविधियाँ होती हैं 1920 के बाद, उनके बारे में हम जानेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और भी लोगों ने बहुत साथ दिया था। इंडिया की बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ ने, फार्मर्स ने, पंजाब में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये भी बात हम कल ही जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कम्प्लीटली थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए। बट हाँ, एग्ज़ाम में इतना ही आता है इसके बारे में कि कब आई थी और कब गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।